अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में रोग केवल 3 कैटेगरी में आते हैं: वात, पित्त और कफ। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी भी केवल रोगों को 3 तरह से क्लासिफाई करता है: वात, पित्त और कफ। अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का सिद्धांत कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से ही इवॉल्व हुआ है, और उनके कारक तत्वों को देखते हुए। अब पहले समझना होगा कि कौन से ग्रह वात के कारण है, कौन से ग्रह पित्त के कारक है और कौन से ग्रह कफ के कारक है। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि वात रोग कौन से है, पित्त रोग कौन से, कफ के रोग कौन से। जिन रोगों का संबंध कमर और उसके निचले हिस्से में होता है उन्हें वात रोग कहते हैं। जिनका संबंध कमर और छाती तक सीमित होता है उन्हें पित्त रोग कहते हैं, और जिनका संबंध छाती के ऊपर, मुंह या सर, इन हिस्सों में संबंध होता है उन्हें कफ रोग कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे। नीचे, मिडल, अपर, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर बीच में नीचे, 3 हिस्से में शरीर को बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा कफ, बीच का हिस्सा पित्त और नीचे का हिस्सा वात। जो हमारे 9 ग्रह, जो कि एस्ट्रोलॉजी में जिनका प्रयोग है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी काम में आते हैं। 9 ग्रह कौन कौन से आपको पता ही है: 7 मुख्य ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। आइए इनको समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज़ के किस कार्य में कार्यान्वित है। चंद्र, चंद्र कफ रोग का कारक बनता है। अगर आपका चंद्र खराब है या चंद्र पीड़ित है तो आपको छाती के ऊपर के हिस्से में दिक्कत होगी, मानसिक तनाव आएगा। कई बार आप देखोगे जिसका चंद्र पीड़ित होता है वह मानसिक रोगी होते हैं, ये कई बार देखा गया है। अगर गुरु खराब है तब भी आपको जो दिक्कत होगी वो होगी छाती के ऊपर के हिस्से में। आप अक्सर देखोगे बृहस्पति भी मानसिक रोग का कारक बन सकते हैं, और यही नहीं, कफ के कारक भी बन सकते हैं, सर्दी खांसी के कारक भी बन सकते हैं। अगर केतु खराब है, शनि खराब है, शुक्र, बुध, ये सब कफ के कारक हैं। लेकिन अभी हम केवल बात करते हैं टॉप के दो की, उसके बाद हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गुरु चंद्र हमने बात कर लिया। ऐसे ही अगर सूर्य और मंगल खराब है तो पित्त के कारक बनेंगे कहीं ना कहीं। एसिडिटी, पेट की समस्या, इन समस्याओं के कारक है सूर्य और मंगल। राहु जो है वो वात, वो कमर के निचले हिस्से के कारक है। अगर राहु खराब है या पीड़ित है या राहु तकलीफ़ दे रहे हैं तो आपको पैर के नीचे वाले हिस्से में समस्या बन सकती है। ठीक है, अब केतु की बात करें तो केतु से वात और कफ दोनों तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शनि से भी वात और कफ दोनों तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और शुक्र से भी वात और कफ दोनों तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि बुध से वात, पित्त और कफ हर तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बुध की कार्यशैली ऐसी है कि वो अक्सर जिनके साथ होता है उन्हीं के साथ हो लेता है। ठीक है, तो 5 ग्रह वात रोगों के कारक हो सकते हैं: राहु, केतु, शनि, शुक्र, बुध। 3 ग्रह पित्त की बीमारियां या रोगों के कारक हो सकते हैं: सूर्य, मंगल और बुध। और कफ रोग अर्थात छाती के ऊपर के जो रोग हैं उनके कारक 6 ग्रह हो सकते हैं: चंद्र, गुरु, केतु, शनि, शुक्र और बुध। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेसिक फंडामेंटल है जो आपको समझना होगा, और इन्हीं का उपयोग करके आयुर्वेद में औषधियों का निर्माण किया गया और उपायों का निर्माण किया गया। जितने आसन हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब कहीं ना कहीं यहीं से इवॉल्व होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि बृहस्पति आपने कभी बताया था कि लीवर का भी कारक है। जी बिल्कुल है, बृहस्पति लीवर का कारक है। बृहस्पति फेफड़ों का कारक बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके छाती के ऊपर के हिस्से से ही है। इसलिए बृहस्पति को कफ में लिया गया है। लेकिन जो पित्त की थैली है, ये सब के कारक बृहस्पति नहीं बनेंगे, वहाँ पे सूर्य, मंगल बनेंगे।
आप कहोगे कि आपने बताया था कि मंगल जो है रक्त का कारक भी है, लेकिन ये रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? वो कहीं ना कहीं पित्त में होती है। जड़ कहाँ है? तो आयुर्वेद जो है किसी भी बीमारी के जड़ की बात करता है, और उस जड़ के हिसाब से उसको तीन रूप में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक सिद्धांत है जो आप ध्यान रखिएगा, और इसी के बेसिस पे हम आगे कई तरह के रोगों के उपचार पे भी आगे हम डिटेल बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, और उसमें अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेके आते हैं तो हम हर तरह के रोगों को केवल कलर चिकित्सा या अन्य तरह की एस्ट्रोलॉजिकल चिकित्सा से भी कर सकते हैं, जिसमें हवन पद्धति हो गई, मंत्र जाप हो गए, इसके पश्चात आप कुछ तंत्र क्रियाएं हो गई, और ग्रहों को अगर आप सुचारू रूप से कार्यान्वित कर ले या उनको शांत कर ले, अगर वो अकारक है तो, और अगर कारक है, अस्त है, तो उनको मजबूत कर ले, तब भी आप रोगों का शमन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जय माता दी।